हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वैसे मैंने कल आपको 11 और 12 क्वेश्चंस के रिप्लाई करिए थे, ठीक है। उनको छोड़ के अब जितने क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, आपने भी बहुत सारे कमेंट्स किए, उन सब का रिप्लाई आज की इस वीडियो में है, ठीक है। पहले हम इनऑर्गेनिक का पोर्शन ले रहे हैं, एक एक ऐसे पोर्शन में मैं ब्लैक बोर्ड को पूरा कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको साथ में डिस्कस करूँगी शॉर्ट ट्रिक कैसे मैंने अप्लाई की पेपर के अंदर, कि कौन सा आप मतलब प्रोसेसिंग तो हर क्वेश्चन की बड़ी होती है, पर कैसे छोटे से ट्रिक से आप उस क्वेश्चन को भी ईजी कर सकते थे। ऑर्गेनिक में, फिजिकल में मैंने कैसे वो अप्लाई करके जल्दी से आंसर निकाला था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक काफ़ी क्वेश्चन हमने कल किए थे, जो रिमेनिंग है वो इसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी N2+ में, यस मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, ये शायद ऑप्शन सी भी था, मुझे अभी पक्का नहीं पता, बट ये हाँ ये आंसर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन था B2C2O2, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है B2 ही था, बेरिलियम नहीं था, बोरोन ही था। आपको ये बताना था कि करेक्ट ऑप्शन क्या थे, उसमें 4 थे, उसमें कुछ भी नहीं कर रखा था। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के आपके मॉलिक्यूलर सिंबल्स आपको निकालने थे और कंपेयर करना था उसमें। अब मुझे प्रॉपर ऑप्शंस नहीं याद हैं कि किसका साथ है, आप कर कैसे सकते हो इसको। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आती है केमिकल बॉन्डिंग में, आप वैसे से इसका क्या करा लोगे, जो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल जैसे ये निकली ना σg+2, ऐसे निकालोगे और कंपेयर करना था पाई के साथ, करना था पाई यू, ऐसे कुछ था, पाई यू नेगेटिव था शायद, इसके साथ आपको कंपेयर करना था, बताना था क्या ज़्यादा है क्या कम है, ठीक है। मुझे अच्छे से ऑप्शन नहीं है, जब पेपर आएगा तो वी विल डिस्कस, इसको बहुत अच्छे से करेंगे, करना इसे ऐसे ही था, ठीक है। फिर हम आते हैं इस वाले पे, ये मैंने लास्ट में आपको ये समझाया भी था कि आपको सिर्फ लिगेंड बताना था। हम हमेशा फास्टर की तरफ सोचते हैं कि फिनोल्फ्थालीन डलता है तो रिएक्शन फास्ट होती है, बट क्वेश्चन ट्रिकी था। देखो पेपर सारा ही ट्रिकी था, बहुत आसान क्वेश्चन थे, बट हमारे लिए वो डिफिकल्ट इसलिए हो गए क्योंकि वो ट्रिकी थे। इसमें फास्ट ना पूछ के उसने स्लो पूछा था, तो मैंने कल भी बताया था कि अमोनिया विद 6 लिगेंड वेरी था या स्लो था, क्योंकि अमोनिया के साथ तो 2 ही ऑप्शन थे, एक ऑप्शन फास्ट का था, एक ऑप्शन स्लो का था, तो स्लो वाला इज द आंसर। ये क्वेश्चन, अब आप ये बोलोगे मैम एसिड बेस आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, एसिड बेस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, एसिड बेस का क्वेश्चन यहां से था। अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा था ना, तो ये क्वेश्चन तो उसका 2 मिनट में हुआ होगा। SbF5 ये हमने सॉल्वेंट ही तो पढ़ा है, HF सॉल्वेंट पढ़ा है ना। अगर ये ऑप्शन आपका निकल गया था ना, उसी से आंसर था ये, क्योंकि आपको क्या होता है, क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए कि आप कैसे एलिमिनेट करो और आप आंसर ले लो। ये वाला जिसमें ऑप्शन था उसके साथ ये एक ऑप्शन था, ठीक है, जिसकी वजह से ये आंसर सीधा आ रहा था। अगर किसी को ये पता था कि ये एसिड की तरह काम करता है इन HF, हमने ये अच्छे से रिएक्शन लिखी हुई थी कि HF कैसे टूटता है, H पॉजिटिव F नेगेटिव में, और फिर ये F नेगेटिव किसके पास चला जाता है, SP एंटीमनी F5 के जाता है और 6 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और H2F बनाता है। और मैंने समझाया है, अगर आपने मेरी एसिड बेस देखी है, कि मैंने बताया था अगर जैसे HF सॉल्वेंट है, अगर जिसमें वो डाला गया है उस मतलब जो सॉल्वेंट का अगर कटायन बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, तो वो हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। और अगर नेगेटिव वाला बना देता है तो वो किसकी तरह काम करेगा, मतलब ये काम करेगा बेस की तरह, क्योंकि इसने प्लस बनाया है सॉल्वेंट का, तो इसलिए किसकी तरह काम करेगा, एसिड का। तो ये एक ही ऑप्शन था जिसमें ये था, तो जिसके साथ ये था, और ये बहुत ही आसान है। AsCl4 नेगेटिव ऑब्वियस है, Cl लेके AsCl6 मतलब Cl3 था और 4 बना रहा था, तो ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन सेम था। अगर ये आ रहा था किसी को तो उसने ये आंसर आराम से लगाया होगा, ठीक है। अब आते हैं ये बाय इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, बट मैं ये नहीं कहूँगी बाय इनऑर्गेनिक अगर आप नहीं पढ़ी थी तो आप ये नहीं कर सकते थे। ये कोऑर्डिनेशन को कंबाइन किया हुआ था। देखो सिर्फ लॉजिक लगाना था। O2 हमें पता है, ठीक है, O2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम निकालते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पाई स्टार के अंदर जाता है, X Y, और एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एंटी स्टार में। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, क्योंकि O2 कंबाइन कर रहा आयरन के साथ, सिर्फ लॉजिक लगाना था कि हमें पता है हीमायोग्लोबिन में ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है आयरन, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन आके कंबाइन करता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लीगेंड है वो, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, जो उसका HOMO होगा, होमो होगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में गया है तो ऑब्वियस है ना वो वहाँ से देगा, तो 2 तो ऑप्शन वहीं एलिमिनेट हो जाते पाई पाई वाले, ठीक है, पाई स्टार बचा। अब क्वेश्चन था कि आयरन की कौन सी ऑर्बिटल है,
ये भी कोऑर्डिनेशन से हो जाता। हमें पता है जब O2 कंबाइन कर जाता है तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आपको सिंपल सा वो लॉजिक लगाना था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वी नो कि यहाँ पे XY YZ ZX होती है और यहाँ पे x² - y² और z² होती है। ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे जब ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये खाली होना चाहिए ना, तभी तो वो वहाँ पे जाएगा। तो ये कौन सी थी, या तो z² होता या x² - y² होता, तो z² था। तो जिसने थोड़ा सा लॉजिक लगाया था, बाय इनऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ी थी तो दिमाग लगा के, और ये पहला क्वेश्चन था पार्ट बी का, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और 2 नंबर का था, बहुत ईजिली वो 2 नंबर ले सकता था। अब आते ही देखो, मैंने हमेशा कहा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आपने आयनाइजेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पर बचपन से मतलब हम लोग 19 से तो पढ़ रहे हैं ना ये चीज़ों को, वही अप्लाई करो। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जिसको पता था ना उसने आंसर निकाल लिया होगा, और थोड़ी सी भी नॉलेज उसको क्या कहते हैं बोरोन फैमिली की थी ना, तो आराम से हो गया होगा। हमें पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना। ये हाफ फील्ड होती है, और इसमें ये क्या होता है P4 होता है, ये 2p4 होता है और ये 2p3 होता है। ऑब्वियस सी बात है जो हाफ फील्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस है कि ये ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद गैलियम, हमें पता है बोरोन फैमिली ये है, ऑक्सीजन फैमिली ये है, इधर जितना जाते हैं साइज छोटा होता जा रहा है, तो जब साइज छोटा होगा तो ये बताओ इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कि इसकी, जिसका साइज छोटा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना। तो सिलीनियम क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है, गैलियम एल्यूमिनियम फैमिली का है, तो इसका साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये पहले तो देखना था ये ऑप्शन कहाँ पे है। इसके साथ एक और कन्फ्यूजिंग था, बट वो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग नहीं था, अगर उसको ये पता था तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते क्लस्टर पे, ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए इसके ऊपर, ठीक है। कमेंट का आंसर बटरफ्लाई है, बिल्कुल सही है, बट जो इलेक्ट्रॉन आप लोग काउंट कर रहे हो ना वो 62 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 64 नहीं है। अगर 64 होता तो शेप जो उसकी है वो स्क्वायर प्लेनर होती, 62 पे बटरफ्लाई, 60 पे टेट्राहेड्रल। अब 62 कैसे आया, हमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स देना है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। हमें पता है आयरन क्या है, हमारा 26 होता है, D6S2 6 7 8, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने होंगे 8, 8 4 जा 32, प्लस कार्बन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 4, कार्बोनिल, एक कार्बोनिल कितना दे सकता है 2, तो 12 कितने देंगे 24, माइनस साइन है तो प्लस होगा +2। तो आप इसको जब करोगे 4 4 8 10 और 2 12, और ये हो जाएगा 62 इलेक्ट्रॉन। और अगर 62 इलेक्ट्रॉन है तो आंसर आ गया बटरफ्लाई, मतलब आंसर तो आपने बटरफ्लाई लगाया पर इलेक्ट्रॉन काउंट 64 ना होके 62 होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ एक्टिनाइड्स। देखो अगर ना थोड़ा सा भी एफ ब्लॉक पढ़ा था, बिल्कुल इनिशियल में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर अपना लेंथनम वाली आ जाती है, एक्टियम की आ जाती है। इसमें चक्कर क्या था, एक्टियम ऑप्शन तो पक्का था क्योंकि 3+ जरूर बनाता है, हम याद रहता है हमारे दिमाग में। नोबियम भी बनाता है, CF भी बनाता है, CF होता है CM होता है, आलर भी बनाता है, बट इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में था तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि ये 3 लिगेंड्स थे, ठीक है। ये चाहे थोड़े से डिफरेंट थे पर ये 3 लिगेंड्स थे, तो एक फेशियल, एक मेरिडोनियल, एक में ये अगर सिस है तो ये एक ट्रांस होगा, तो इसका आंसर आना था 3 आइसोमर। अब ये देखो कभी भी कॉन्सेप्ट बेकार नहीं जाते, एग्जाम्पल आपने रट रखे हो चाहे ना रखे हो, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो कभी नहीं आप फेल होगे। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, आप कॉन्सेप्ट दिखो, लिगेंड से मेटल जा रहा है तो मेटल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। लिगेंड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। तो हमें पाई डोनर चाहिए यहाँ पे, तो उसमें शायद पाई एक्सेप्टर वाला भी ऑप्शन था, शायद बाय पिरिडिन डले हुए थे, पिरिडिन डले हुए थे, बट हमें तो भाई कौन सा यहाँ पे लिगेंड चाहिए, बिकॉज हमें चाहिए थे पाई डोनर लिगेंड, सिर्फ हमें पाई डोनर देखना था। हमें पता है जो हमारे ऑक्साइड और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हलाइड्स होते हैं वो डोनर होते हैं, तो ये भी डोनर था, ये भी डोनर था। एक ही ऑप्शन था जिसमें ऐसा कॉम्बिनेशन था, नहीं तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड डले हुए थे। और पाई एक्सेप्टर हमेशा क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मेटल टू लिगेंड,
क्योंकि वो एक्सेप्ट करना है ना, तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन होना था ये। ठीक, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ अगर जिसको ये पता था ना कि एफ ट्रांजिशन ना होने का मतलब क्या है, वो कलरलेस होना चाहिए। और कलरलेस कौन सा होता है? लूथ्रियम। ये हमारा लास्ट वाला जो होता है, देखो जो फुल्ली फिल्ड है उसमें ट्रांजिशंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ना एक्सेप्टिंग है ना डोनेटिंग तो है, एक्सेप्टिंग नहीं है ना। तो ये आपने ये तो आराम से लग रहा था, सिर्फ कंफ्यूजन आ गई थी यहाँ वाले में, क्योंकि ये मर्जिंग ये भी देता है और ये भी देता है, बट एक ऑप्शन था जिसमें ये था और ये था। अब ये मुझे यहाँ की वैल्यूज़ पूरी तरह से याद नहीं है, बट ये भी आपको एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते थे इसका। ठीक है, अब आते हैं साइटोक्रोम P450। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज थी P450 की, तो इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होना था पोरफायरिन का, और आयरन 2 से आयरन 3 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना था, तो ये ऑप्शन इसका था। नेक्स्ट आते ये बहुत आसान था। ठीक है, आयरन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 पेंटा रिंग्स लगी हुई। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों क्या 5-5 होंगी कि ईटा 1 और ईटा 5 वाला होगा, तो ऑब्वियस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ये कितना है हमारा, ये हो गया 8 और प्लस 2 और 2, एक 2 देगा तो 4। अब देखो 8 और 4 कितना हो गया 12 पहले ही हो चुके हैं, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वी वांट 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियस है एक ईटा 1 होगा और एक ईटा 5 होगा, जिसकी वजह से ये पीक्स में डिफरेंस आ रहा था। मतलब एक आयरन जो इसके साथ एक पेंटा रिंग लगी है वो तो पूरी की पूरी 5 लगी हुई है, और एक उसके साथ ईटा 1 लगी हुई है, एक उसके साथ ईटा 1 लगी हुई है। तो 1 लगने की वजह से ये हाइड्रोजन्स हो जाते हैं डिफरेंट, एक हाइड्रोजन ये दोनों ये दोनों। ठीक, तो जब हाई टेम्परेचर है तो रिंग्स विजल करेंगी। ठीक है, सारे प्रोटॉन्स एक जैसे दिखाई देंगे, चाहे इसके हों चाहे इसके हों, तो 1:1 की पीक आनी थी। और जब लो कर देते हो तो हमें डिस्टिंग्विश होने लग जाती हैं पीक्स, तो 5 इसके वजह से, 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, 1 इसकी वजह से, तो ये होना था इसका आंसर। अब आते हैं इस पे, निकल प्लैटिनम था, मुझे लिगेंड सच में याद नहीं आ रहे, पर लिगेंड सेम थे। आपको ये बताना था कि सब्स्टिट्यूशन किस में फास्ट होगी। जो मुझे याद आ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था अगर, तो मैंने बताया था कि अगर स्मॉलर साइज है तो ऑब्वियस हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो वो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से जाना चाहेगा, वो जल्दी से डिसोशिएट होगा। तो जहाँ पे क्या कहते हैं हिंड्रेंस ज़्यादा है तो वो जल्दी से डिसोशिएट होगा और जल्दी से सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, वी कैन डिस्कस। I2 इज कलर्ड इन एथेनॉल एंड एसिड। बहुत आसान था, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये, बहुत मार्क कर लो, ये 1 साल छोड़ के ये क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा सा किसी ने अगर पढ़ा हुआ था, ये मैं बता तो रही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर किसी ने पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर किसी को पता था तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा स्टार में, ये इसका एम्प्टी होता है, और लिगेंड था यहाँ पे, क्योंकि एथेनॉल है O2 नेगेटिव, वो एक लिगेंड है डोनर वाला, क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, चार्ज ट्रांसफर, तो एक था इसमें चार्ज ट्रांसफर वाला, और एक इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल विद O2 ऑर्बिटल, ये दोनों इसके ऑप्शन थे, जिसकी वजह से ये कलर्ड होता है। एक था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, ये था स्पिन क्रॉसओवर का, ये था हाई इक्विलिब्रियम और लो इक्विलिब्रियम का। ये बताओ इसका सिंपल सा क्या है, क्रॉसओवर का क्या होता है, आपको लिगेंड्स देखने होते हैं, अगर जो भी पहले तो 4 एक देखना होता है, D4 D5 D6 D7, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ये D6 में। ठीक है, जैसे आयरन 2 पॉजिटिव क्या हो गया, D6 हो गया ना, तो इसमें क्रॉसओवर होगा, इसका मतलब है कि हाई स्पिन भी मिलेगा, लो स्पिन भी मिलेगा, लो स्पिन लो टेम्परेचर पे मिलेगा, हाई स्पिन हाई टेम्परेचर पे मिलेगा, मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर क्वेश्चन था हमें बताना है कि इन चारों कॉम्प्लेक्स में से इंडिपेंडेंट कौन है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। ऑब्वियस सी बात है जिसके अंदर ये चीज़ ना हो। तो जो मुझे याद आ रहा है कि उसमें एक ऐसा ऑप्शन था जिसके अंदर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे। ठीक है, या तो वो होता या पूरी तरीके से वीक हो। अगर स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉम्बिनेशन, जैसे CnO2 और क्या कहते हैं वाटर हो 2, या है ना फ्लोरीन हो 2, तो एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, तो इसमें हाई स्पिन क्रॉसओवर मिलेगा।
पर अगर एक पूरी तरीके वाटर हो या पूरी तरीके से CN हो तो वो ऑप्शन होगा। ऑप्शंस मुझे याद नहीं थे तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ करना कैसे था। आपका ऑप्शन वो होना था जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड था, चाहे वो स्ट्रॉन्ग था चाहे वो वीक था, वही टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड वाले वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें से वो होना था। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक का। अब हम लोग करेंगे फिजिकल के क्वेश्चंस। सो गाइज अब हम लोग करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो सबसे पहला केमी एब्जॉर्प्शन पे आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। पता नहीं 4 मार्क्स का था ये शायद। आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताना था। देखो जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है ना। जो फिजिकल होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा था रिवर्सिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहली बात केमिकल एब्जॉर्प्शन होता कब है, जब वो आपका एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो एक फोर्थ ऑप्शन था, ये याद आ रहा है मुझे, डी ऑप्शन था, दैट इट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बना ली तो अब सेकंड वाले के साथ तो नहीं बना पाएगा ना, तो एक ही लेयर बनती है, मतलब मोनो लेयर था, इट इज़ इरिवर्सिबल था, बट उसमें रिवर्सिबल दे रखा था, मल्टी लेयर दे रखा था, और एक ही करेक्ट ऑप्शन था दैट इज इट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो ये इसका आंसर होना केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। अब आते हैं एक ना ये आया था थर्मोडायनेमिक्स का, आपका ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक दे रखा था, तो उसका एक फॉर्मूला होता है PB रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए था। देखो मोनो एटॉमिक के लिए आपका जो CP और CV की जो वैल्यू होती है वो 5/2 3/2 होती है। गामा कैसे निकालोगे, गामा होता है CP/CV, मतलब 5/2 3/2 को आप ऊपर नीचे कर लोगे, 5/2 इंटू यहाँ पे 2, ये आ गया हमारा 3, तो ये आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 5/3। तो उसमें ना ऑप्शन इसी तरीके थे, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ चला जाएगा तो 1/B हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम तो वैसे भी इन्वर्सली होते हैं एक दूसरे के, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और गामा की वैल्यू पुट करनी थी 5/3। जिसको भी गामा की वैल्यू पता थी वो इस क्वेश्चन को बहुत ईजी से कर लेता। ये हमेशा आपने इसको नोट कर लो, ठीक है। अब तो इस साल आ गया, अगले साल बहुत मुश्किल गेट में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना था, और इसको सॉल्व करके ना A/V² वैल्यू आती है। कई चीज़ ना अपने दिमाग में भी ढालो, इसकी वैल्यू तो ना आप अपने दिमाग में रख लो, ना भी कैलकुलेट हो। कभी कभी ये सब 4 नंबर के आते हैं और आप देखते ही इसको आंसर लगाते हो। जिसने कर रखा था ना उसने देखते ही आंसर लगाया होगा, कैलकुलेट भी नहीं किया होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसा हम इन शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे तो T½ इज इक्वल टू ये होता है, बट एक और आपके पास मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, T½ इज इक्वल टू 1/C की पावर होती है। जो भी इसकी पावर होती है ना वो उसका ऑर्डर आ जाता है, ये भी होता है। अब देखो कैसे, अब हम ये देख रहे हैं, पहला हम ये देखेंगे टाइम, देखो 0 1 4 6 बढ़ रहा है पर कंसंट्रेशन घट रही है। इसका मतलब है कि ये टाइम के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इससे भी निकाल सकते थे T½ से, जो कि बड़ा लेंथी मैथ होता है, पर कर लेते। एक शॉर्टकट आप देखते कैसे कर सकते ये मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो कम हो रही है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आप ये देख लो, यहाँ से ये हाफ हो गया, यहाँ से ये हाफ हो गया, मतलब T½ दे रखा है हमको, ठीक है। T½ की वैल्यू दे रखी है। अब आप एक और चीज़ देखोगे कि ये एकदम जैसे कि हमारा 1 से लेकर 0.5 है, मतलब एकदम 0.5 का क्या हुआ, डबल हो गया। डबल हो गया तो इसकी पावर होगी 2, ट्रिपल हो जाता 3, 4 टाइम्स हो जाता 4, तो डबल हो गया, तो ये हो गया C की पावर 2, तो ऑर्डर क्या हो गया 2, तो ऑर्डर हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी पुट करके निकाल सकते हैं, तो जो जनरल वे है ये तो सीधा आपको अगर फॉर्मूला पता था आपने आंसर निकाल दिया होगा। केमिकल पोटेंशियल, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 300 केल्विन, मतलब 300 केल्विन फ्रॉम 1 atm टू 2 atm, मतलब ये फाइनल, ये इनिशियल। Ln2 की शायद वैल्यू गिवन थी, तो आपको डेल न्यू की वैल्यू बनानी थी, सब बिल्कुल सीधा कैलकुलेशन थी 1725 जूल। ये भी सीधा ही केमिकल अपना सरफेस केमिस्ट्री का था, लैग्रैंज एडजॉर्प्शन से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, पर प्रेशर चेंज कर दिया था। तो आपको क्या करना था, एक बार थीटा दे रखा है 0.5, ठीक है, यहाँ से आप के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, फिर इसके बाद के की वैल्यू पुट करके थीटा निकाल लेते, तो ये हो जाता 0.75। बहुत आसान था ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे थोड़ा सा नहीं याद है, बट मैं फिर भी मैं करवा रही हूँ। शायद ये वैल्यू दे रखी थी -R Ln2। उन्होंने बोला था कि A को अब हमने क्या कर दिया, 1.0 मोल A ले लिया, 1.0 मोल B ले लिया। अब ये बता दो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक 0 ऑप्शन भी था, एक ये ऑप्शन भी था।
आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, -r समेशन ऑफ ni ln xi, ठीक है। ni यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप समेशन को खोलोगे तो यहाँ पे एक 1 ln ऑफ 1/2 प्लस 1, क्योंकि वो भी 1 है, 1/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो ln ऑफ 1/2 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ln 2, और ये -r तो आपका है ही है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -r, 2 हो गया ऊपर, क्योंकि हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, +2 ln 2। पर वैल्यू हमारे को गिवन थी क्वेश्चन में -r ln 2, हमें इसका चेंज निकालना है, तो इसमें से आप इसको क्या कर दोगे, माइनस, तो ये प्लस है ये माइनस है, 2 में से 1 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा है, 2r बड़ा है, तो इसलिए +r ln 2 होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा है, चेंज भी हो सकता है, कमेंट में वी कैन डिस्कस, ठीक है। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट था लॉग गामा प्लस माइनस -a एंड √i, हमारे को पता होता है, हमें को सीधा इस पूरे की वैल्यू देनी थी। एक NaCl दिया था, एक्चुअली मुझे कंसंट्रेशन याद नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ करना कैसे था। फॉर एग्जाम्पल कि इसकी मान लो 0.02 थी, इसकी भी मान लो 0.02 कंसंट्रेशन दे रखी थी, तो आयनिक स्ट्रेंथ, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर किसी ने मेरा देखा था तो इन शॉर्ट पता था कि आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हो। ये अगर NaCl, क्योंकि ये भी +1 वाला है, ये प्लस और माइनस वाले हैं, तो सीधा अगर हमारे आयंस A+A- वाले होते हैं तो जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है। तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 0.02। ये कैसे टूटेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और नाइट्रेट 2 नेगेटिव, ये 2 वाले, तो अगर 2 वाले होंगे तो उसको हमें क्या करना था, जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया तो 0.04 हो गया, 0.04। अब मुझे ना एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से कर सकते हो। फिर ये हो गया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पुट कर देते, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया 0.06। अब 0.06 का अंडर ले लो, है -a का कुछ था ही नहीं, माइनस भी शायद यूज़ नहीं कर रखा था, बस उनको ये बताना था कि ये बता दो और इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो भी होगा, और क्योंकि ऑप्शन मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने बता रही हूँ तरीका कैसे कर सकते थे आप, ठीक है। ये बहुत आसान था, एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसमें पुट करना था। इसमें बता रखा था कि रेट पहले था, दूसरा जो रेट था K2/K1 ये 2 हो गया था, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको सॉल्व करनी थी, ये आपका आंसर आना था। ये था केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, ये भी परफेक्टली मुझे याद नहीं है, पर प्रेशर बता रखा था कि प्रेशर की वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो प्रेशर हमेशा Kp के ऊपर डिपेंड करता है, जो मेरा है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन था x की, ये था, ये नहीं पता, तो मेरे को कंफ्यूजन 3 और 4 ऑप्शन के अंदर है कि इन्हीं दोनों में से होना चाहिए, इन दोनों में से तो नहीं था, ठीक है। अब आते हैं हम क्वांटम में, तो क्वांटम का 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2D बॉक्स है, तो 2D बॉक्स का मतलब है कि जो भी मेरा फॉर्मूला था ना S², ये वाला ब्रैकेट में nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर 3 होता है, तो nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर हम लोग करते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से वी गेट 3 स्टेट्स, एक तो 1-1 वाली, एक 1-2 वाली। तो पहले इसकी एनर्जी निकालनी थी, इसकी एनर्जी निकाली थी, दोनों को ऐड करना था और आंसर आपका आ जाएगा 9। S² 8 ml², क्योंकि यूनिट दे रखा था तो आंसर आपका 9 आ जाएगा। ये बहुत आसान था, ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, हमारा सिर्फ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन किया है, तो ये से पूछना था आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करने पे बी के क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है कि जब आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो गैप कम हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी इसकी बी की वैल्यू आएगी वो इसके बी की वैल्यू से तो कम आनी चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे। अब गड़बड़ क्या थी, दिमाग से लगाना था, कॉन्सेप्ट लगाना था। 3 से 9 हमारा 1 2 3 4 5 6 लेवल्स होते हैं, तो 3 से 9 तक का गैप ऑफ एनर्जी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हमें पता है वैसे गैप होता है 2 के बीच का 2b, बट ये दे रखा है 3 से 9, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 2 2 इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा शायद, so 6 × 2 = 12, तो 12b = 24 सेंटीमीटर इनवर्स। तो b की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, फिर b की वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या कहते हैं अपना रिड्यूस्ड मास के साथ भर के आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.90 सेंटीमीटर इनवर्स।
नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, इतना इजी क्वेश्चन था बीसीसी का। हम 3 मेन पढ़ते हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। HKL की वैल्यू निकालते हैं। बीसीसी के लिए होना होता है, ये जनरल है सॉलिड स्टेट में, कि HKL की वैल्यू इवन्स आनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ही ऑप्शन था 200, जिनको आप ऐड करोगे 2 + 0 + 2 0 क्या आ रहा है 2 इज ए इवन नंबर, तो हमें इवन नंबर वाला चाहिए था, तो आंसर हो जाना था 200। 4 मार्क्स फ्री के थे ये। इसमें आपको इसकी कॉम्पिटिशन निकाली थी, तो वो ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चन था, मुझे जहाँ तक लग रहा है 4 मार्क्स का ही था, ग्रुप 3 का था, S3 का स्क्वायर। देखो S3 क्या होता है, S3 कैसे आता है हमारा, जब C3 मतलब चाहे अगर ये होता है S2 का स्क्वायर, तो क्या होता है C2 × सिग्मा H, तो दोनों मैट्रिक्स दे रखे थे, आपको मल्टीप्लाई करना था। S3 आ गया, फिर जो मैट्रिक्स आ रहा था उसका स्क्वायर करना था, S3 का स्क्वायर आ गया, फिर उसके डायगोनल का सम करना था, तभी तो वैल्यू आती है, तो वो आप करने पे 0, वो सब कट रहा था, 0 आ रहा था। तो इस तरीके से ये ग्रुप 3 का क्वेश्चन करना, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सब कुछ दे रखा था। ध्यान से सुनना क्या था, ये वैल्यू आपको दे रखी थी और पूरी आपको करेक्टर टेबल दे रखी थी D3H की। देख के बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। करना क्या था, उसने बोला था कि रमन एक्टिव वाला वाइब्रेशनल मोड बता दो। उन्होंने वाइब्रेशनल की वैल्यू A1 ये जैसे होता नहीं, अपन निकालते हैं ट्रांजिशनल निकालते हैं, फिर उसको एलिमिनेट करते हैं, फिर उसमें से रोटेशनल निकालते हैं, फिर जो वाइब्रेशनल आती है, कुछ भी आपको करना नहीं था, वो दे रखा था, सब एलिमिनेट करके ये आपको दे रखा था। आपको ये बताना था कि इन तीनों में से आप A1 की वैल्यू दे दो, ठीक है, या सीधा ये बोला था कि रमन एक्टिव मोड की दे दो वैल्यू। तो हमें ये देखना था कि इन तीनों में से रमन एक्टिव कौन सा है। तो कैसे देखेंगे, A1 के आगे देखेंगे, x को अगर मान लो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो रमन एक्टिव है, अगर XYZ ट्रांजिशनल है तो वो क्या है अपना इंफ्रारेड एक्टिव है, IR एक्टिव है। तो जब A1 आप देखते हो तो देखोगे कि A1 के आगे जब आप D3H की आप अपने निकालोगे, अगर आपके पास करेक्टर टेबल घर में है, तो देखोगे A1 के आगे वी हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसकी वजह से ये रमन एक्टिव हुआ। इसके आगे थे XYZ ट्रांजिशनल, तो ये IR एक्टिव हुआ। E वाले में क्वाड्रेटिक भी था, ट्रांजिशनल भी था, इसलिए हो गया बोथ एक्टिव। हमें वैल्यू देनी है रमन एक्टिव की। अब एक बात देखो, ये दोनों वैल्यू है, इसमें ये भी सेम है, ये भी सेम, मतलब ये वैल्यू रमन भी एक्टिव है, IR भी एक्टिव है, ये वैल्यू भी रमन एक्टिव है, IR एक्टिव है। 480 अलग सी IR में, मतलब ये IR ही है, ये रमन है, तो आंसर आना था 471। तो होप गाइस आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर आएगा, आंसर शीट आएंगी, उससे हम ज़्यादा अच्छा से देख लेंगे। अब हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस अब हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जितने मुझको याद थे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमको लोग करेंगे ये वाला, ठीक है। होमो ऑफ हमको बताना था मिथाइल अजाइड का। देखो पेरीसाइक्लिक से बहुत से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे इस बार। अगर पेरीसाइक्लिक आपने मेरे वाला किया हुआ था, जो मेरे वीडियोस करवाई हैं, उसमें 1,3 डाइपोलर मैंने कराया था, तो कम से कम 2 क्वेश्चंस तो 1,3 डाइपोलर के थे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग के थे। एक ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल फर्स्ट क्लास का था, अगर मेरी फर्स्ट क्लास किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी ना, और अजाइड का फॉर्मूला पता था। सबसे बड़ी बात है कि अजाइड का अगर फॉर्मूला पता था तो हो जाता है। देखो अजाइड का जनरली फॉर्मूला ये होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम डाइपोल भी इससे क्रिएट करते हैं जिससे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये इधर चला गया, N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, N का ये न्यूट्रलाइज हो गया, डबल बॉन्ड N और एक ही नेगेटिव, ठीक है ना। बट अगर हम इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 1 और 2, 3 एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे तो हम एक्चुअली इसमें हम 3 ड्रॉ करेंगे, जो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इसकी बॉन्डिंग है। अगर सिर्फ नाइट्रोजन्स को हम देखेंगे तो 3 कार्बन के हिसाब से मैं ड्रॉ करूँगी। एक बार मैं इसको फिर से बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं बताऊँ तो कैसे करना था इसे, होमो हमको बताना था। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एंड नाइट्रोजन है 1 2 3, ठीक है, तो ऐसे करके बना दे। क्या हमें सिर्फ होमो तक बताना है। होमो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो हमारा साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मतलब ये क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो साई 2 तक हमारे चले गए इलेक्ट्रॉन। तो साई 2 का हमें ड्रॉ करके बताना था। हमें पता है, मैंने आपको बताया था, अगर इवन होगा तो हम क्या करते हैं, ये एक अगर ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ बनता है,
और 2 - 1 = 1, तो एक नोड बनती है, ये बन जाएगी बीच में हमारी एक नोड। तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जो कि इसका आंसर होगा, मतलब हमारे को साइड 2 बनाना था, वो भी इसने होमो बताया था। तो होमो जो सबसे फिल्ड हो गई हमारी साइड 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डले हुए हैं। फिर हमें ये देखना था, हमें पता है 2 इज अ इवन में हम जो साइड वाले जो एंटी टर्मिनल होते हैं उनको हम उल्टा बनाते हैं, अगर एक ऊपर है तो एक नीचे, और उनके बीच में एक बन जाती है नोड। 2 - 1 इज नोड। अगर क्लास प्रॉपर देखी होगी तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने ये आंसर लगाया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अजाइड वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, pKa वैल्यूज ऑफ। ठीक है, pKa वैल्यू का मतलब है अगर आपको एसिडिटी के ऑर्डर आ रहा था तो आप उसको उल्टा कर दो एसिडिटी का, क्योंकि एसिड वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से करवाया है ये आपको, कि अगर आपको एसिडिटी का ऑर्डर आ रहा है बस उसको उल्टा करना है। हमें क्या होता है, एसिड के लिए क्या होता है, H+ डोनेट करते हैं। H+ डोनेट करोगे तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये तो मैंने लिखा है, वैसे नहीं लिखा होता, आपको निकालना था। अब ये देख लो सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, इससे ये एरोमेटिक बन गया, ये एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 1 और 2 कितने पाई ये हो गए, 4 पाई। ये कितना हो गया, 1 2 3 4, मतलब 2 4 6 7 8 पाई है ना। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। अब इन दोनों में कैसे करें, देखो ये है एरोमेटिक, मतलब ये है सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो ये तो हो गया सबसे कम pKa वैल्यू, मतलब सबसे कम जो है pKa वैल्यू इसकी होगी। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, अगर मैं करना चाहूँ, हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा एज कम्पेयर टू यू, हमें पता है जो स्मॉल रिंग होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एसिडिक होती है, तो इसकी pKa वैल्यू और कम हो जाएगी, और ये हो जाएगा C। और एक ही ऑप्शन था जिसमें B लास्ट में था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का मतलब है किसकी फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। देखो ये तो लगा हुआ है CH3, ये है +I ग्रुप। +I ग्रुप होगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, तो इनका बॉन्ड कम वीक होगा, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होनी थी सबसे कम, मतलब C तो होना था सबसे लास्ट में। ठीक है, उससे आप देख सकते थे। फिर क्वेश्चन अटक इसी में से रहा था कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा। तो देखो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना बॉन्ड स्मॉल होगा, और जितना बॉन्ड स्मॉल होगा उतनी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो B की है सबसे ज़्यादा, फिर A, फिर C, तो इसका आंसर होना था B, देन A, देन C। अब आते कार्बन 13 का ये दे रखा था, देखो ये 2118 वाला पिकोमीटर, अगर कभी कोई कार्बन 13 करता है, कैम्फर तो करता ही करता है, तो उसका आंसर सीधा ये कैम्फर था, क्योंकि इसकी जो एल्डिहाइड है उसकी जो हमारी कार्बन 13 की वैल्यू होती है वो 180 से 220 के पिकोमीटर के बीच में आती है, और वो वैल्यू 218 इनके बीच में आ रही थी, तो इसका आंसर था कैम्फो। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, पता है HHB दे के आपको कंफ्यूज करा दिया। अगर मान लो मैं ये ना लिखूं तो ये CH2 CH3 CH2 CH3 सेम है बिल्कुल, और हमें पता है ये हमारे क्या है पैरासाइक्लो, ये हमारे बाइफिनेंस रिंग्स है। अब इस तरह की रिंग्स हो और अगर एक रिंग पे दोनों एटम सेम हो तो ये क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल। क्या हो जाते हैं, अकायरल। ठीक है, ये वाली तो कायरल है क्योंकि ये Me है, ये OMe है, पर इसने इसको क्या कर दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दिया। अगर मैं यहाँ पे HA को रिप्लेस कर दूं या HB को रिप्लेस कर दूं, एक भी एटम को क्लोरीन लगा दूं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगी, रिंग कायरल बन जाएगी। चेंज हो गया, एक एटम चेंज हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी। तो पहले से कायरल थी थोड़ी, एक और के डाल के डबल कायरल सेंटर जनरेट हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा दीज आर डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। एक और तरीके से भी आप कर सकते थे, हमें पता है कि हम इसमें ऐसा प्लेन डालें कि कट करने के बाद अगर बाइसेक्ट करती है तो डायस्टीरियोटॉपिक होता है, और अगर HAHB को रिफ्लेक्ट करते हैं तो इनेशियोटॉपिक होता है। ठीक है, तो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन डालोगे तो HA और HB एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से आंसर आ जाता है डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, अब ये दोनों करते हैं। देखो बहुत आसान था, बेस शायद NaH ही था इसमें। ठीक है, अब इसमें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। ठीक है, इसमें था हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस का फंडा, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट है तो ये इस पे अटैक करेगा,
ये यहाँ पे चला, ये मतलब सॉरी इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, C डबल बॉन्ड O OET, और फिर ये बना देगा, OET निकल जाएगा लीविंग ग्रुप, और ये बना देगा ये। बस यही था कि हार्ड था तो इस पे अटैक करेगा, ये सॉफ्ट था तो इस पे अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। 5 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये है डीकार्बोनाइलेशन। देखो सिर्फ एक चीज़ याद रखना, मतलब डीकार्बोनेशन मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज का मतलब क्या है कि ये रिलीज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये रिलीज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बनानी थी, कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो इन तीनों में बिकॉज यहाँ पे है एनिलेशन इफेक्ट, अगर आप लोगों ने मेरी एसिड बेस अच्छे से पढ़ी होगी, मैंने उसमें एनिलेशन इफेक्ट करवाया था कि फ्यूज रिंग होने की वजह से इसकी हमें लगता है ये एसिडिक है क्योंकि फिनाइल रिंग लगी हुई है, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट बिकॉज ऑफ द फ्यूज रिंग इसमें लगता है एनिलेशन इफेक्ट, ये इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होता है, लेस एसिडिक होता है। तो ये हो गया मेरा लेस, मतलब हमको बताया था डीकार्बोनाइलेशन कौन करेगा, जो ज़्यादा अच्छा कार्बन आयन होगा, तो ये सबसे आखिरी में था। अब आते हैं इन दोनों में से, तो ऑब्वियसली बताइए यहाँ नाइट्रोजन है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये सबसे आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा BAC इसका आंसर। आपको स्ट्रक्चर था, IRs की वैल्यू दे रखी थी, आप स्ट्रक्चर निकाल लोगे, ये वाला आना था इसका, वैल्यूज तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ इसमें। ये था मेरा पेरिसाइक्लिक का, देखो ये पेरिसाइक्लिक आ गया, ये पेरिसाइक्लिक आ गया, ये भी क्वेश्चन पेरिसाइक्लिक, बहुत आसान था, थोड़ा सा यहाँ पे शायद एसिड डला हुआ था, हमें पता है, मैंने हमेशा बताया जब भी एसिड हो और ऑक्सीजन हो तो वो जाके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देता है, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये रिंग है, मान लो तुम्हें पेरिसाइक्लिक नहीं पता था कि पेरिसाइक्लिक को, आपको रिंग को ओपनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है। थोड़ा ऑर्गेनिक का आइडिया था तो बंदे ने रिंग ओपनिंग तो ज़रूर करी होगी, मैंने रिंग ओपनिंग कर दी यहाँ से यहाँ पे, मान लो सॉरी ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला, तो यहाँ से क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक, अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, जो मेरे आंसर में था, बस सीधा मैंने बिना देखे इसको आंसर लगा देना था। जबकि इसके बाद होता हाइड्राइड शिफ्ट जो हम करते, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ आ जाता है, H को हम यहाँ शिफ्ट कराते हैं, बस सिंपल सी बात है, मैंने इतना देखते ही मैंने तो ये आंसर लगा दिया था सीधा ये। ठीक है, अब आते ये थी मेरी वन, बस इसमें आपको ये दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, आपको बताना था कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। एक ही ऑप्शन था, शायद A ऑप्शन था जिसमें 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन करा रखा था और उसके बाद फर्दर था, तो इसका आंसर होना था साइक्लो एडिशन A ऑप्शन। ठीक है, अब आते ये LDA है, लेस हिंडर्ड साइड से H निकालेगा, एक H ये है, एक H ये है, कौन सा निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ये H निकलेगा। अब 2 ऑप्शन दे रखे थे, एक यहाँ पे ये लगा रखा था, एक यहाँ पे लगा रहा था N के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है N के ऊपर तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि जब अगर H यहाँ से निकलेगा नेगेटिव चार्ज, इसके साथ डीलोकलाइजेशन करेगा कि इसके साथ करेगा, ऑब्वियस ऑक्सीजन के साथ करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आंसर इसका होना था। ये बिलो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फिनाइल अबव था तो ऑब्वियस है वहाँ हिंडर्ड है, तो ये बिलो आना था। नेक्स्ट है AClO4 इज सॉल्युबल इन बेंजीन, वाई, बिकॉज हमें पता था Ag प्लस ClO4 नेगेटिव, दिस इज सॉफ्ट एंड कार्बन इज ऑल्सो सॉफ्ट, तो सॉफ्ट में ही सॉल्युबल होगा, तो इसलिए बेंजीन इज अ सॉफ्ट बेस, इसलिए इसमें सॉल्युबल है। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन होता है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। तो होप गाइस मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ बताया, कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है ना, तो इट्स ओके। और मैं अब जो है ये सोल्यूशन आ गए हैं, आंसर कीज आएंगी, वहाँ से आप मैच करेंगे, मैंने अपनी तरीके से सुटेबल सोल्यूशन आप लोगों को दिया, तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसको पूरी तरीके से मत मानिए, CSI नेट का आएगा आप उसी को मानिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग शांत करने के लिए है। मैं बस यही कहूँगी कि एज गेट इज़ कमिंग, ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, अब आप इसी के हिसाब से तैयारी करो, पेपर ऐसे ही आता है, ठीक है। और अब मैं मेरी पेरिसाइक्लिक में 1-2 चैप्टर्स मतलब 1-2 पोर्शन रह रहे थे, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं उसके, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पेरिसाइक्लिक इस बार तो मतलब ऐसा लग रहा था 25 मार्क्स का आया था, 4 मार्क्स के बहुत क्वेश्चंस आए थे पेरिसाइक्लिक के, मैं तो अभी 1-2 करवा भी नहीं पाई हूँ। विटिक रिएक्शन वाला भी क्वेश्चन था जिसमें विटिक वाला था, ठीक है। तो जब आएंगे क्वेश्चन पेपर तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आप अच्छे से तैयारी करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो,
थैंक यू।